ट्रंप ने कहा कि जापान अमेरिका में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तवानाई के प्लांट्स, सप्लाई चेन और मसनूई जहानत के निजामों में सरमाया डालेगा। यानी वही जापान जो खुद अमेरिकी एटम बम से झुलसा था, आज अमेरिका के एटमी और सनती मुस्तकबिल को रोशन करने जा रहा है। इस बार मैदान जंग बंदूकों का नहीं बल्कि चिप्स, डेटा और मसनूई जहानत का है। अमेरिका चाहता है कि जापान मशरकी एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के मुकाबले में एक मजबूत मोर्चा बने। ये नया मुआहिदा जापान की खुद मुख्तारी पर एक और नरम कब्जा है। जापान अब अस्करी तौर पर नहीं बल्कि डिजिटल और तकनीकी तौर पर अमेरिकी निगरानी में जा रहा है। ये मुआहिदा जापान को मशरकी एशिया में अमेरिका के एक डिजिटल कले में तब्दील कर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अकबर सोमरो और आप देख रहे हैं वीलॉग सेंट्रल। ये तारीख का अलमिया है और सियासत का ना ख़त्म होने वाला खेल भी है। सन 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 एटम बम गिराए, हिरोशिमा और नागासाकी। एक ही लम्हे में ये दोनों शहर राख बन गए। शहरों में इंसान नहीं, हत्ता के साए तक जल गए। एक पूरी नस्ल धुएं में तहलील हो गई। इसके बाद जापान ने हथियार डाल दिए। अमेरिकी जनरल डगलस मैकआर्थर ने जापान पर कब्जा कर लिया। मुल्क के आइन में तब्दीली हुई। जापान को अपनी फौज रखने पर पाबंदी लगा दी गई। 50 की दहाई तक जापान अमेरिकी फौजी अड्डों का साया बर्दाश्त करता रहा। इसे दिफा, खारजा पॉलिसी और सनती फैसलों में भी वाशिंगटन के इशारों का इंतजार रहता था। फिर जापान ने खुद को अमन के नाम पर गुलामी में ढाल लिया। अपनी ताकत नहीं बनाई बल्कि अमेरिकी निज़ाम का पुर्जा बन गया। और आज वही जापान जो कभी अमेरिकी बमबारी से मिट गया था, अब अमेरिकी मईशत को जिंदा करने के लिए अरबों डॉलर के मुआहदे कर रहा है। टोक्यो में सदर डोनाल्ड ट्रंप और जापानी वजीर आज़म सानाए ताकाइची के दरमियान होने वाला ये नया मुआहिदा सिर्फ मुआशी नहीं, ये तारीख के ज़ख्मों पर मफादात की मोहर है। एक तरफ अमेरिका जो अपनी सनती बुनियाद खो चुका है और दूसरी तरफ जापान जो अपनी अस्करी खुद मुख्तारी से आज भी महरूम है। दोनों अब एक दूसरे के सहारे खड़े दिखाई देते हैं। और अब इसी जापान में जहां अमेरिकी फौज अब भी तैनात है, सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया बाब खोल दिया है। टोक्यो में उन्होंने जापान के साथ एक देओकामत मुआशी और सनती मुआहिदे का ऐलान किया जिसकी मालियत 550 अरब डॉलर से ज़्यादा है। ये महज सरमायाकारी नहीं बल्कि अमेरिकी ज़वाल ज़दा सनत को जिंदा करने का मंसूबा है। ट्रंप ने कहा कि जापान अमेरिका में न्यूक्लियर रिएक्टर्स, तवानाई के प्लांट्स, सप्लाई चेन और मसनूई जहानत के निज़ामों में सरमाया डालेगा। यानी वही जापान जो खुद अमेरिकी एटम बम से झुलसा था, आज अमेरिका के एटमी और सनती मुस्तकबिल को रोशन करने जा रहा है। ये मुआहिदा सिर्फ मुआशी नहीं, ये ताकत के नए तवाज़ुन की निशानदेही करता है। जापान अपनी सरमायाकारी के जरिए अमेरिका के अंदर जगह बना रहा है और अमेरिका जापान की टेक्नोलॉजी, सरमाए और अताअत तीनों से फ़ायदा उठा रहा है। इसी इजलास में ट्रंप और जापानी वज़ीर आज़म सानाए ताकाइची ने मादनियात, तवानाई, दिफा और मसनूई जहानत के दर्जनों मुआहिदों पर दस्तखत किए। ये मुआहिदे बज़ाहिर तरक्की के हैं लेकिन दर हकीकत ये अमेरिकी सनती निज़ाम की सांस बहाल करने की कोशिश है। एक ऐसा निज़ाम जो चीन के बढ़ते हुए असर और यूरोप की तवानाई की कमज़ोरी के बीच दम तोड़ रहा था। टोक्यो के ये मुआहिदे इस बात का ऐलान है कि अमेरिका अब अकेला सुपर पावर नहीं बल्कि सरमाए के मोहताज मुल्क की हैसियत में अपने इत्तेहादियों से सहारा मांग रहा है। और जापान जो कभी वाशिंगटन का ताबे था, अब इसके मुआशी सिस्टम का जामिन बन गया है।
یہ سرمایہ کاری صرف کارخانے بنانے یا توانائی پیدا کرنے کا منصوبہ نہیں، یہ نئی سرد جنگ کی تیاری ہے۔ امریکہ اور جاپان کے یہ معاہدے دراصل چین کے بڑھتے ہوئے اثر کے خلاف ایک اقتصادی مورچہ بندی ہیں۔ چین نے جب سے ایشیا، افریقہ اور لاطینی امریکہ میں سرمایہ پھیلانا شروع کیا، امریکہ کے صنعتی اور مالیاتی نیٹ ورک کو جھٹکا لگا۔ واشنگٹن نے محسوس کیا کہ اب دنیا کی معیشت اس کے ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ اب ٹوکیو میں ہونے والا یہ معاہدہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے مقابلے میں ایک امریکی جوابی منصوبہ بن کر ابھرا ہے۔ امریکہ جاپان کے ذریعے اپنی صنعت کو بچانا چاہتا ہے اور جاپان امریکہ کے ذریعے اپنے جغرافیائی تحفظ کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے۔ یہ سرمایہ کے عوض تحفظ کا وہ کھیل ہے جسے سامراجی سیاست ہمیشہ نئے لباس میں پیش کرتی آئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جو خود کو ڈیل میکر ان چیف کہتے ہیں، اب دنیا کو دکھا رہے ہیں کہ امریکی طاقت صرف فوج نہیں بلکہ سرمایہ، مارکیٹ اور سفارتی دباؤ کا امتزاج ہے۔ انہوں نے جاپان کو صرف ایک تجارتی پارٹنر نہیں بلکہ امریکی سپلائی چین کا حصہ بنا دیا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، جاپان اب واشنگٹن کی معاشی پالیسی کا ایک پرزہ ہے جس کے ذریعے امریکہ اپنے زوال کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا جاپان جو کبھی راکھ سے اٹھا تھا اب ایک بار پھر امریکی مفادات کی راکھ میں دفن ہونے جا رہا ہے؟ کیا یہ معاہدہ واقعی مشرق بعید میں طاقت کے نئے توازن کی بنیاد ڈالے گا؟ دوسری جنگ عظیم کے بعد جاپان ایک ملبے کا ڈھیر بن چکا تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی تباہی نے نہ صرف اس کے شہروں کو نیست و نابود کیا بلکہ اس کی روح کو بھی جھلسا دیا۔ امریکہ نے جاپان کو مکمل شکست کے بعد اپنے قبضے میں لے لیا اور جنرل ڈگلس میک آرتھر کی قیادت میں اس پر فوجی انتظام مسلط کر دیا۔ جاپان کو اپنی فوج رکھنے، اسلحہ بنانے اور کسی بھی عسکری اتحاد میں شمولیت کی اجازت نہیں تھی۔ اس کے آئین میں باقاعدہ ایک شک آرٹیکل 9 شامل کی گئی جس کے تحت جاپان نے ہمیشہ کے لیے جنگ نہ کرنے اور فوج نہ رکھنے کا وعدہ کیا۔ تقریباً 7 سال تک، یعنی 1945 سے 1952 تک جاپان مکمل طور پر امریکی قبضے میں رہا۔ اس عرصے میں امریکہ نے جاپان کی سیاسی، عسکری اور معاشی ساخت کو اپنی مرضی سے از سر نو تشکیل دیا۔ جاپان کی معیشت کو اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ وہ امریکی مفادات کی تکمیل کرے، ایک ایسا صنعتی مگر غیر عسکری ملک جو مشرقی ایشیا میں امریکہ کے معاشی اتحادی کے طور پر کام کرے۔ لیکن جیسے جیسے سرد جنگ نے دنیا کو 2 حصوں میں بانٹا، امریکہ نے جاپان پر اپنی پالیسی بدل دی۔ سوویت یونین کے خلاف ایشیائی مورچے میں جاپان کو ایک دفاعی ڈھال کے طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ بنا۔ چنانچہ 1952 میں رسمی طور پر جاپان کو خود مختاری واپس ملی، مگر اصل طاقت پھر بھی واشنگٹن کے ہاتھ میں رہی۔ امریکی افواج آج تک جاپان میں موجود ہیں اور اس کی دفاعی پالیسی کا محور اب بھی امریکہ ہی ہے۔ یوں جاپان کی جنگی شکست کے بعد شروع ہونے والا امریکی سایہ ایک نئی شکل میں آج بھی برقرار ہے۔ جاپان نے اپنی عسکری طاقت کے بجائے ٹیکنالوجی، معیشت اور صنعت میں طاقت حاصل کی، مگر اس کی جڑیں اب بھی ایک ایٹمی دھماکے کی راکھ میں پیوست ہیں۔ آج اسی تاریخی پس منظر کے بعد جاپان ایک بار پھر امریکی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک نئے معاہدے کے دوراہے پر کھڑا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس بار جاپان شکست خوردہ ملک نہیں بلکہ ایک ٹیکنالوجی سپر پاور کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر کمال یہ ہے کہ معاہدے کی روح اب بھی وہی پرانی ہے۔ امریکہ تحفظ دے گا، جاپان قیمت چکائے گا۔ واشنگٹن اور ٹوکیو کے درمیان ہونے والے اس حالیہ دفاعی اور ٹیکنالوجی معاہدے کو بعض تجربہ کار پوسٹ وار الائنس 2 کہہ رہے ہیں۔ اس بار میدان جنگ بندوقوں کا نہیں بلکہ چپس، ڈیٹا اور مصنوعی ذہانت کا ہے۔
अमेरिका चाहता है कि जापान मशरकी एशिया में चीन के बढ़ते हुए असर और रसूख के मुकाबले में एक मजबूत मोर्चा बने, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्द जंग के ज़माने में इसे सोवियत यूनियन के मुकाबिल रखा गया था। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका अब जापान को सिर्फ दिफाई शराकतदार नहीं बल्कि डिजिटल इत्तेहादी के तौर पर देख रहा है। वाशिंगटन चाहता है कि सेमी कंडक्टर्स, सुपर कंप्यूटर्स और मसनूई जहानत के शोबों में जापान उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चले, ताकि आलमी सप्लाई चेन में चीन के असर से आज़ाद रह सके। अमेरिका और जापान के दरमियान होने वाला ये हालिया मुआहिदा सिर्फ अल्फाज या तस्वीराती ऐलानात तक महदूद नहीं, इसके पीछे अरबों डॉलर की लागत और गैर मामूली दिफाई वाबस्तगियाँ छुपी हैं। जापान ने अपने नए बजट में दिफाई अखराजात को 1980 के बाद की बुलंद तरीन सतह तक पहुंचा दिया है। अंदाज़न 75 अरब डॉलर के इस मंसूबे में जापान अमेरिका से जदीद तरीन मिसाइल सिस्टम्स, फाइटर जेट्स और सैटेलाइट निगरानी के आलात खरीदेगा। इसके साथ ही जापान अपने जज़ायर पर अमरीकी तर्ज के डिफेंस नेटवर्क तामीर कर रहा है, ताकि चीन और शुमाली कोरिया के किसी मुमकिना हमले की सूरत में फौरी रद्द-ए-अमल दिया जा सके। मगर हकीकत यह है कि इन मुआहिदात के नतीजे में जापान का दिफाई ढांचा अमलन अमरीकी कमांड के ताबे हो गया है। हर कदम पर अमेरिका की मंजूरी, हर अपग्रेड में अमरीकी टेक्नोलॉजी और हर खतरे का अंदाज़ा वाशिंगटन के डेल्टा सेंटर से तय पाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक और खामोश मगर गहरा समझौता हुआ है। जापान ने चिप इंडस्ट्री में अमेरिका के साथ शराकत के लिए तकरीबन 10 अरब डॉलर मुख्तस किए हैं, जिनके तहत दोनों ममालिक मुश्तरका तौर पर सेमी कंडक्टर्स रिसर्च सेंटर्स कायम कर रहे हैं। अमरीकी कंपनियां जापानी लेबॉर्ट्रीज़ में बराह रास्त सरमायाकारी कर रही हैं और जापान अपनी हसास टेक्नोलॉजीज़ जैसे रोबोटिक्स और माइक्रोचिप डिज़ाइन अमेरिका के साथ शेयर करने पर रजामंद हुआ है। बज़ाहिर ये एक तरक्याती इश्तराक है, मगर नाक़दीन के नज़दीक ये जापान की डिजिटल खुद मुख्तारी का दूसरा ज़वाल है। एक ऐसा मुल्क जो कभी अपनी बंदूक जब्त करवा चुका था, अब अपने डेटा, इजादात और कोड्स अमरीकी निगरानी के हवाले कर रहा है। तारीख एक बार फिर नई शक्ल में खुद को दोहरा रही है। लेकिन नाक़दीन मानते हैं कि ये नया मुआहिदा जापान की खुद मुख्तारी पर एक और नरम कब्जा है। जापान अब अस्करी तौर पर नहीं बल्कि डिजिटल और तकनीकी तौर पर अमरीकी निगरानी में जा रहा है। जैसे उस ज़माने में अमेरिका ने जापान की बंदूक जब्त की थी, अब वो इसके डेटा पर निगाह रखना चाहता है। जापान के अंदर इस मुआहिदे ने एक खामोश मगर गहरी सियासी बहस को जन्म दिया है। एक तरफ हुक्मरान जमात इस पेशरफ्त को कौमी सलामती की नई ज़मानत करार दे रही है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ और दानिश्वर तबका इसे अमरीकी इन्हिसार की नई कैद कह रहा है। जापानी अवाम में ये सवाल शिद्दत से उठ रहा है कि क्या मुल्क दोबारा वही रास्ता इख्तियार कर रहा है जिसने इसे पिछली सदी में कौमी खुद मुख्तारी से महरूम कर दिया था। यूनिवर्सिटियों, मीडिया और थिंक टैंक्स में बहस छिड़ गई है कि जापान को चीन के खिलाफ अमरीकी सफ़ में खड़ा होना चाहिए या अपनी आज़ादाना तज़वीराती पॉलिसी वज़े करनी चाहिए। कई माहिरीन कहते हैं कि ये मुआहिदा जापान को मशरकी एशिया में अमेरिका के एक डिजिटल कले में तब्दील कर देगा, एक ऐसा कला जो जापान की ज़मीन पर खड़ा होगा मगर इसकी कुंजी वाशिंगटन के पास होगी। अमरीकी बयानिया अलबत्ता हमेशा की तरह पुरकशिश और नफ़ा बख्श दिखाया जा रहा है। वाशिंगटन इसे रूल्स बेस्ड ऑर्डर यानी कानून पर मबनी आलमी निज़ाम का हिस्सा करार दे रहा है, जिसके मुताबिक जापान, अमेरिका, जनूबी कोरिया और ऑस्ट्रेलिया मिलकर एक एशियन सिक्योरिटी नेट बनाएंगे ताकि चीन के बढ़ते असर को महदूद किया जा सके। लेकिन असल हकीकत ये है कि ये नेट सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ का नहीं बल्कि असर व रसूख का जाल है। अमेरिका अपनी अस्करी मौजूदगी को जापान में मज़ीद फैलाने के साथ साथ इसके डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी कंट्रोल हासिल कर रहा है। यूँ जापान एक बार फिर तारीख़ के उसी पुराने तज़ाद में घिरा हुआ है।
तारीख जापान को मुसलसल याद दिलाती है कि ताकत का साया कभी मुफ्त नहीं होता। जिस दिन इसने हथियार डाले उसी दिन से इसकी खुद मुख्तारी एक दस्तखत की मोहताज बन गई। आज जब टोक्यो और वाशिंगटन के दरमियान नए मुआहदे तय पा रहे हैं तो मंजर बज़ाहिर खुशनुमा है। सरमाया, टेक्नोलॉजी, तवानाई और दिफा के नाम पर अरबों डॉलर के मंसूबे हैं, मगर इस चमक के पीछे वही पुराना असूल छुपा है। ताकत हमेशा कीमत वसूल करती है, शराकतदारी नहीं देती। अमेरिका ने जापान को दोबारा उठने का मौका ज़रूर दिया, लेकिन अपने सांचे में ढाल कर दिया। आज जापान की फैक्ट्रियां अमेरिकी ईंधन से चलती हैं, इसका डेटा अमेरिकी सर्वर्स पर महफूज होता है और इसकी दिफाई छत वाशिंगटन के इशारों पर खिसकती या फैलती है। यही वो लम्हा है जब जापान को फैसला करना होगा कि क्या वो अपने मुस्तकबिल की सिमत खुद मुतय्यन करेगा या फिर एक बार फिर किसी प्रॉक्सी तरक्की का हिस्सा बनेगा, जहां खुशहाली तो दिखाई देती है मगर इख्तियार कहीं और होता है। क्योंकि तारीख ये भी बताती है कि जो कौम अपनी याददाश्त खो दे वो अपनी आज़ादी का रास्ता कभी नहीं पा सकती। मुझे डॉक्टर अकमल सोमरो को इजाज़त दीजिए। आइंदा नए प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।